एयरपोर्ट सिर्फ साधना ही आई थी। आलियान को हैरत हुई, कोई भी नहीं आया। जॉब पर जाना इतना ही जरूरी था सबका। जब वो घर आए तो आलियान मुस्कुरा दिया। शटलकॉक की सामने की दीवार पर छोटी बड़ी रंग बिरंगी पर्चियां जगह जगह चिपकी थी और उन पर नोट लिखे थे। दोनों मिलकर नोट पढ़ने लगे और जरा गौर न किया कि साधना लेडी महर को लेकर किचन डोर से अंदर चली गई है। कुछ पर जोक्स लिखे थे, कुछ पर दोनों पर मजाहिया फिक्रे चिपके गए थे, कुछ में सिर्फ अमाहा को मुखातिब किया गया था, कुछ में सिर्फ आलियान को, जैसे कि आलियान के लिए चंद नोट्स पर ये लिखा था, बेचारों की ग्रुप में शमूलियत मुबारक हो आलियान। दुनिया में हर काम मुमकिन है, शोहर बनकर वापस इंसान बन जाना मुमकिन नहीं। दुनिया में एक ही मजलूम कौम है जो खुद पर हुए जुल्मों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। शोहरों की कौम आवाज़ की उस फौजगी के लिए नेक तमन्नाएं। अमरा के लिए एक नोट पर लिखा था, हमारे पास अब 2 ऑप्शन है, मैनचेस्टर से निकल जाएं या मैनचेस्टर में रहकर अमरा को भुगत लें। हम सबका मुश्तरका ख्याल है, सिर्फ पहला ऑप्शन ही काबिल कबूल है। काफी देर तक हंसते रहने के बाद दोनों अंदर की तरफ लपके। दरवाजे पर हाथ रखा ही था कि वो ऐसे खुल गया जैसे अंदर से धक्का दिया गया था। गोल्फ बॉल्स, पॉपकॉर्न, बबलर, कलर्ड बॉल्स के टनों ढेर ने दोनों को किसी सुनामी तूफान की वजनी और ताकतवर लहर की तरफ आ लिया और वो उसमें दब गए और उसी में दबे रहे और उनके हाथों, पैरों, मुंह, सर और न जाने कहां कहां कलर बॉल्स मुख्तलिफ रंगों में अपने नक्श छोड़ गईं, मतलब उन्हें जोकर बना गईं। दोनों ने उस ढेर में से सर निकाला और एकदम से शटलकॉक के ऊपर नीचे के कोने खुदरों से एक फौज निकल कर नमूदार हुई और एक जबान चिल्लाई, सरप्राइज! कैसा अच्छा सरप्राइज था ना। कार्ल, वीरा, साई सब आगे खड़े थे। इट्स शो टाइम, कार्ल ने उंगली उठाकर कहा और 1 2 3 के बाद गले में झूलते गिटार पर इस शिद्दत से हाथ मारा कि अमरा ने अपना सर दोबारा ढेर में दे लिया कि मुबादा वो बहरी ही ना हो जाए। आलिया ने खुद को और अमरा को उठाने की कोशिश की, लेकिन गर्दन तक धंसे होने की वजह से वो ऐसा करते बार बार गोल्फ बॉल से फिसल कर गिर जाता। थक कर वो वहीं बैठा रहा और कार्ल, वीरा और साई का शो देखने लगा, जो किसी रॉक स्टार की भद्दी और खौफनाक नकल उतार रहे थे और शादी के साइड इफेक्ट से लबालब हुए गाने को हिलजुल कर और उछल उछल कर गा रहे थे और पीछे शायद पूरी यूनी जो आ मौजूद हुई थी हिल हिल कर उनका साथ दे रही थी। उन सब के दांत नीले पीले रंगों से रंगे हुए थे और जब वो गाने के लिए मुंह खोलते तो बहुत दिलकश मंजर पेश करते। साई ने आगे बढ़कर आलियान के सर पर कागज की टोपी रख दी जिस पर लिखा था मिस्टर राइट, और फिर अमरा के सर पर रखी जिस पर लिखा था मिसेस ऑलवेज राइट। गाना गाते वो आगे ही आगे उनकी तरफ बढ़ते आए और गोल की सूरत उनके ऊपर झुक गए, जैसे जमीन से निकले डायनासोर के जोड़े को मुलाहिजा कर रही हूँ, और फिर नीले पीले दांतों वाले मुंह खोलकर एक जबान चिल्लाए, कॉन्ग्रेचुलेशन। अमरा ने सोचा, कैसे शरीफ लोग हैं, कैसे प्यार से मुबारकबाद दे रही हैं। शरीफ लोगों में से एक ने उसे एक गिफ्ट दिया जो बादशाह अमरा ने अपने कमरे में बहुत शौक से खोला और एक पंच निकलकर उसकी नाक पर बड़े जोर से लगा। उसने कितनी बार तो इस गिफ्ट को फिल्मों और टीवी में देखा था। इतना आम होने के बावजूद वो पंच बहुत खास अंदाज से उसकी नाक सुजा गया। दुनिया भर में इस गिफ्ट को खोलने वाले उससे बरामद होने वाले घोंसे से अनजान ही होते हैं। अंदर एक ही नोट लिखा था, मेरी तरफ से पहला तोहफा, ये याद दिलाने के लिए कि मैं बदलने वाला नहीं हूँ। हाँ, वो कैसे भूल सकती है कि वो बदलने वाला नहीं है। एक तोहफा आलियान भी कार्ल के लिए लाया था। लाहौर की सैर करते वो इत्तेफाक से एक ऐसी दुकान के सामने से गुजरा जहाँ खालिस देसी और रवायती सामान रखा था। उस खालिस सामान में से आलियान ने कार्ल के लिए क्या लिया? हुक्का। जी, उसने दुकानदार से हुक्के को इस्तेमाल करने का तरीका मालूम किया
और खरीद कर ले आया। तुम सिगरेट बहुत पीते हो ना? ये डैड है सिगरेट का। सिर्फ डैड ही उठा लाए, मॉम, ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा नहीं लाए? नहीं, वो अगली बार जाऊंगा तो लाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी ज़बान ने चलने में काफ़ी रफ्तार पकड़ ली है। अच्छा, सुना है कि तुम एमा के घर कोई कार्रवाई करने गए थे और उसके कुत्ते से जा मिले। जिस रफ्तार से तुम भागे, देखने वालों ने उस रफ्तार की दाद दी। साई, जो उन दोनों के करीब ही बैठा था, उठकर खड़ा हो गया। मेरा ख्याल है तुम ये समझ ही चुके हो अब कि जानवर तुम्हारे धोखे में आने वाले नहीं और वो तुमसे डरने वाले भी नहीं। काल ने उछलकर साई की गर्दन दबोच ली। साई, पूरी यूनी में एक तुम्हें मैंने बच्चा समझकर छोड़ा हुआ था। तुमने साबित कर दिया कि तुम बड़े हो गए हो अब। साई हंसने लगा। खुदा के लिए मुझे तंग करो, मैं तुम सबका बाप बने रहने से तंग आ चुका हूँ। फिक्र न करो, मैं मुस्तकबिल में तुम्हारा बाप बना रह सकता हूँ। बाप कार्ल ने बच्चे साई को दोनों हाथों से उठाकर सर से बुलंद कर दिया। साई चीखें मारने लगा। आलियान साई की मदद को लपका। आलियान को उन्हें डिनर करवाने ले जाना था और आलियान जानता था खास तौर पर कार्ल उसकी जेब पर किस कदर भारी पड़ने वाला है। दूसरी तरफ अमरा वीरा साधना एन को डिनर के लिए ले जा चुकी थी। जिंदगी इस मामूल पर आने लगी जिससे वो हटी हुई थी। आलियान सुबह उसे शटलकॉक से अपनी साइकिल पर बिठा लेता। कभी वो वीरा के साथ साइकिल पर होती, कभी वो 3 या 4 अपनी अपनी साइकिलों पर होते। जब वो आलियान की साइकिल के पीछे होती तो वो उसे एक लंबे चक्कर के बाद यूं ही उतारता और कार्ल उन्हें देख लेता तो उनकी साइकिल से अपनी साइकिल टकराता, उन्हें गिराता, हाथ लहराता आगे निकल जाता। उसका मानना था कि अमरात ने ब्राजीला में ऐसी बहादुरी का मुजाहिरा किया और ऐसे जख्म खाए कि अब ये छोटे मोटे जख्म उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते और ऐसे छोटे मोटे जख्म से अक्सर लग भी जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। रात को जॉब से वापसी के बाद और अपने हॉल जाने से पहले वो उसके कमरे की खिड़की तक आता और कुछ देर ठहर कर चला जाता। वो सीढ़ी पर नई नई धुनें बजाने लगा था और बहराना चमक ने मुस्तकिल उसकी आंखों में बसेरा कर लिया था। अब वो साइकिल को गोल गोल दायरों में घुमाता था और उस दायरे के अंदर अमरा को खड़ा कर लेता था। अब इसकी ज़रूरत नहीं रही थी कि वो यूनी में उसके पीछे पीछे रहे, क्योंकि अब वो उसके साथ रहता था और अब ये सवाल कि क्लास के बाद वो कहाँ मिल सकता है का जवाब अमरा के साथ भी पुराना सा हो चुका था। आलियान ने अपने सारे गुमशुदा एहसास पा लिए और उसने बड़े जामी अंदाज से खुद को इकट्ठा कर लिया। वलीदुल बशर ने एक और बार फिर कोशिश की थी उससे अपने काम लाने की और इस बार उसने भर के बिना बहुत आराम से उसके जहन में ये नशीन कर दिया कि ऐसा होना मुमकिन नहीं। मामा मार्केट की सारी डायरियाँ उसने अमरा को दे दी कि वो उन्हें पढ़ ले और जान ले कि उसकी माँ कैसी खातून थी। वो कैसी खातून थी ये जानने के लिए अमरा को डायरी पढ़ने की ज़रूरत बिला शुबा नहीं थी। आलियान की ज़ात में उनकी शख्सियत बहुत अच्छे से नुमायाँ हो जाती थी, लेकिन उसने ये डायरियाँ इस नज़र से ज़रूर पढ़ी जिस नज़र से आलियान पढ़ता रहा होगा। मैनचेस्टर की सड़कों पर चहलकदमी करते, बारिश की फाड़ से खुद को भगोते और किसी गुमनाम रेस्टोरेंट के अकेले पुरसकून गोशे में बैठकर कॉफ़ी या सूप पीते वो उसे अपने बचपन की बातें सुनाता। वो उसे बताता कि उसकी माँ देखने में कैसी थी और जब कभी वो मुस्कुरा देती थी तो अपने हुस्न को कैसे मुकम्मल करती थी। वो उन रंगों और मलबूसात के बारे में भी बात करता जो मार्गरेट पहना करती थी और उसे वो सब जुमले ठीक ठीक याद थे जो मामा मार्गरेट उसे गोद में बिठाए उसके कानों में कहा करती थी। उन सब बातों को करते वो कम ही अफसरदा हुआ करता था, क्योंकि वो महसूस करता था कि वो पुरसकून होता जा रहा है। जिस बेचैनी ने उसके अंदर अपने पंजे गाड़ दिए थे वो निशान अब मिटने लगे हैं। ठीक है कि आज भी वो कॉफ़ी बनाकर उसे किचन में ही भूल आता है, ये सोचते सोचते कि अमरा इस वक्त क्या कर रही होगी। वो उसे फ़ोन करता है, उससे बात करता है। फ़ोन बंद होते ही वो फिर सोचने लगता है कि अब अमरा क्या कर रही होगी और कभी कभी
وہ ہال میں اپنے کمرے میں سوتے ہوئے گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے۔ اس پر وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو برازیلا اسٹیڈیم کے باہر ہوئی تھی۔ وہ صرف فون ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ سائیکل بھگاتا، شٹل کاک آتا ہے اور امرا کے کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر اسے سکون سے سوتا دیکھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ نئے نئے کھیل کھیلتا ہے۔ تمہارے پاس 1 منٹ ہے، تم کہیں بھی جا کر چھپ جاؤ۔ پھر 1 منٹ بعد تم ٹائم نوٹ کرنا کہ میں نے تمہیں کتنی دیر میں ڈھونڈ نکالا۔ وہ دونوں ہفتے کی شام ایک پل پر کھڑے تھے۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، آس پاس کافی رش تھا اور وہ اسے چھپ جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے سر ہلایا۔ آلیان نے اپنا رخ اس سے موڑ لیا۔ 1 منٹ گزرا تو وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور جیسا کہ اس میں امرا نامی ڈاٹ فکس تھا، اس نے ٹھیک 1.5 منٹ کے اندر اندر آئس کریم کھاتے انکل آنٹی کی آڑ میں چھپ کر چلتے امرا کو جاگ لیا اور انگلی اٹھا کر کہا، فیض اب تمہاری باری۔ امرا نے مسکرا کر کہا اور رخ موڑ لیا اور 1 منٹ گزرا۔ وہ ذرا سا آگے ہوئی اور ٹھوکر کھا کر گر گئی۔ 15 سیکنڈز کے اندر اندر اس نے آلیان کو ڈھونڈ نکالا، کیونکہ آلیان خود بھاگتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ وہ سڑک پر گری کہہ لگا رہی تھی، کتنی بڑی ڈرامے باز ہو تم، چلو پھر سے کرو۔ وہ ساری بات سمجھ گیا، میں پھر گر جاؤں گی، تم پھر سے آؤ گے۔ اگر یہ ڈرامہ 100 بار ہوگا تو تم 100 بار اس جال میں آؤ گے۔ تمہیں ہر بار یہی لگے گا، او اس بار یہ سچ میں گر گئی۔ ہر بار تم اس جھوٹ میں آؤ گے، تم رہ ہی نہیں سکتے۔ امرا کے کہکے بلند سے بلند ہوتے جا رہے تھے۔ آلیان نے غور سے امرا کو دیکھا، تو تم نے کارڈ سے کلاسز لینا شروع کر دی؟ میں گئی تھی اس کے پاس، اس نے کہا ایڈمیشن بند ہو چکے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایڈمیشن بند ہونے کا کہا تھا یا تم انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو گئی؟ آلیان نے جاندار کہکا لگایا۔ امرا بھی ہنسنے لگی۔ آلیان نے چھپ جانے اور ڈھونڈ نکالنے کے اس کھیل کو کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھا۔ اب وہ اسے اس خواب کے بارے میں بتانے لگا تھا جس میں پھولوں سے سجی کشتی ان دونوں کو بٹھائے پانی پر رواں تھی، اور اس نے سوچ لیا ہے وہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کا وعدہ بھی اس سے کر لے گا۔ لیڈی مہر چند دن مورگن کے پاس جا کر رہ آئی تھی۔ وہ نانی بن گئی تھی اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خدا کی کس کس نعمت اور کس کس رحمت کا شکریہ ادا کریں۔ خدا نے مجھے کیسے اور کتنا نواز دیا ہے۔ وہ تشکر سے کہتی جاتی، انسان دوست انسانوں کو خدا نوازتا ہی رہتا ہے اور وہ کبھی دکھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دوسروں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ جو دل میں کوئی تعصب رکھتے ہیں، نہ نظر میں حسد، یہ لوگ جو دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں۔ اگر نہ ہو تو زمین بے آباد اور بنجر ہونے میں وقت نہ لے۔ ویرا کا بھائی الیکسی چند دنوں کے لیے مانچسٹر آیا اور ایک کار میں ٹھونس کر انہوں نے اسے مانچسٹر اور لندن گھمایا۔ بیچارہ سائق کار آلیان کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھے پچک کر چنا منا سا ہو کر واپس گیا۔ ویرا کار چلاتی لہراتی رہی اور امرا پوری قوت سے چلاتی رہی۔ جاتے وقت وہ ویرا کے گوش گزار ایک بیان جاری کر گیا، اگر تم ان سب کو روس لانے کا ارادہ رکھتی ہو تو میں پہلے ہی بتا دوں، روس کے ٹکڑے ہونے کے بعد یہ دوسرا سانحہ ہوگا جو روس پر گزرے گا۔ روس پر کیسا ہی بڑا سانحہ گزرتا، ان سب کو وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ ڈگری کے بعد اور آلیان امرا کے باقاعدہ شادی کے بعد انہیں وہیں جانا تھا۔ اس دوران ایک بار امرا نے بھی پہاڑ پر رسے سے چڑھنے کی کوشش کی اور ویرا سے اسکیٹنگ بھی سیکھ رہی تھی۔ یعنی وہ دن بھی دور نہیں تھا جب مانچسٹر کی سڑکوں پر ایک کالے اور ایک بھورے بالوں والی لڑکی ریس لگاتی نظر آئیں گی، اور اس بار بھی رشین لڑکی خود کو ہرا دے گی تاکہ پہلی بار ریس لگانے والی لڑکی مقابلے سے بددل نہ ہو جائے اور وہ ہمت نہ ہار دے اور روز کی خبر چلتے وہ ٹی وی چینل نہ بدل دے۔ چند ایک بار امرا نے کار کی بھی مدد کی۔ ایک بار اسے ایما کا جوتا لا کر دیا اور ایما کو بھی ننگے پیر جونی کے گھر جانا پڑا۔
जूते वाली हरकत पर शर्मिंदा होती अमरा एमा के घर माजरत करने और ये साबित करने गई कि उसे भी मालूम नहीं था कि कार्ल उसके पास से जूता छीन कर ले जाएगा। एमा उसके लिए कॉफी बनाने किचन गई और एमा के पीछे किचन तक जाते रास्ते में आते लाउंज, बेडरूम, चंद रैक्स के करीब से गुजरते अमरा ने अपनी किताबों में दबी एक फाइल खोल कर खाली करनी शुरू कर दी। कुछ ज्यादा नहीं, फाइल में कॉकरोच की नन्ही मुन्नी सी फौज आबाद थी जो अब एमा के घर पर परवरिश पाने वाली थी। एमा अमीर बाप की नाजुक अंदाम, कॉकरोच खूनी बला समझने वाली प्यारी सी बच्ची थी। कुछ ज्यादा नहीं हुआ, एमा का नर्वस ब्रेकडाउन होते होते रहा। कॉकरोच थे कि हर तरफ से निकलते ही आ रहे थे। इतने कॉकरोच तो उसके पूरे खानदान ने अपनी पूरी पैदाइशी और वफाती तारीख में नहीं देखे थे। खैर, अमरा का और कॉकरोच का क्या ताल्लुक, वो तो काफी पी कर आ गई थी वापस और फिर एमा को साइकिल रेस चैलेंज भी दे दिया। एमा की साइकिलिंग अच्छी थी, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए उसने चैलेंज कबूल कर लिया। और जब वो विनिंग लाइन क्रॉस करने जा रही थी कि एक छुरा उसके सर पर आ लगा और वो बेचारी ऐसे गिरी के 2 दिन यूं नहीं आ सकी। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है। शायद एमा ने नहीं सुना था, अलबत्ता कार्ल ने सुना भी था और याद भी कर लिया था। कार्ल को बुरा भला कहते बल्कि बुरा भला साबित करते अमरा ने एमा के मुतवक्का शौक के पास भी हासिल कर लिए थे। आर्ट स्टूडेंट की हैसियत से अपने डिजाइन किए गए मलबूसात को पहनकर वो खुद भी रैंप पर वॉक कर रही थी। अच्छा खासा ग्लैमरस इवेंट था कि कार्ल रैंप पर चढ़ गया और ये लंबे सारे रैंप पर जिम के अंदाज में ज़ॉम्बी बना एमा के साथ चलते चलते उसे घूरता रहा। ना पलक झपकी, ना गर्दन का जाविया बदला। जो लोग वहाँ बैठे थे वो ये समझे कि ये ऑर्गेनाइजर का ही कोई इवेंट डिजाइन है और जो रैंप पर चल रही थी वो अपनी वॉक खराब नहीं करना चाहती थी। अलबत्ता बैक स्टेज जाकर वो रो पड़ी, तुम्हारे मरने पर मैं एक ग्रैंड पार्टी दूंगी कार्ल। रोते रोते वो चिल्लाई, वो पार्टी वो तब देती ना जब पार्टी देने लायक रहती और कार्ल वाकई मर भी जाता। उसकी सिर्फ एक गलती थी कि उसने कार्ल को प्रपोज किया और फिर छोड़ दिया, लेकिन अब कार्ल तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था ना। कुछ गलतियां ऐसे ही जान के अजाब बन जाती हैं। एहतियात करनी चाहिए। एहतियात से वो सब एक एक चीज का इंतखाब कर रहे थे ताकि रात की पार्टी में वो किसी सूरत किसी फिल्मी हीरो से कम न लगे। शार्लेट से कार्ल ने एक फिल्मी पार्टी के पास हासिल कर लिए थे। आलियान को तो जरा दिलचस्पी नहीं थी जानने में कार्ल साइड शाहवेज जा रहे थे, क्योंकि दुनिया भर के तालीमी इदारों में पढ़ने वाली नस्ल दुनिया की सबसे भूखी अवाम होती है। ये जितना खाती है उतनी ही और भूखी रहती है, जितना और खाती है उतनी और भूखी रह जाती है। तो इस भूख को मिटाने वो सब एक कोशिश करने जा रहे थे। वो खाने जो बकौल उनकी उन्होंने सिर्फ तस्वीरों में ही देखे थे और ख्वाबों में ही चखे हैं। उन तीनों का जोश खरोश देखकर आलियान कहके लगा रहा था। फिर शार्लेट आ गई और वो उसके साथ चहलकदमी करने लगा। मॉर्गन और वो चंद दिनों के लिए मामा मेहर के पास रहने आई थी। मॉर्गन तो खैर मामूल के मुताबिक आया करती थी, लेकिन शार्लेट को इस वक्त आने की जल्दी रहा करती थी जब उसने कोई मजीद मज़ेदार सी नई कहानी बना ली होती थी और इस कहानी को उसे फुल परफॉर्मेंस के साथ मामा को सुनाना होता था। जाहिर है नई कहानी उसके पास आलियान और अमरा की थी। तो तुमने ब्राज़ीला में हजारों लोगों को फलांगा और कई लोगों को घून से मारे और कितने ही लोगों को उठा कर फेंका। हाँ, ये कहानी मुझे अच्छी लगी थी। तुम्हारी शादी के दिन मैं सबको सुनाऊंगी। वैसे मामा को सुना चुकी हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हंस दिया। तो मॉर्गन ने ठीक कहा था, इस बार दूल्हा भागेगा। शार्लेट उसके निकाह से अब तक 50 बार ये कह चुकी थी। दरअसल उससे बात करते उसने बाय की जगह ये जुमला कहना शुरू कर दिया था, लेकिन कितना ही अच्छा होता अगर तुम ऐन शादी के वक्त भागते। कितनी हसरत है मुझे ऐसे मनाजिर को बराह रास्त देखने की। आखिर हसरतें जल्दी पूरी क्यों नहीं होती? अगर ऐसी
छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी ना हो तो क्या फ़ायदा ज़िंदगी का। मुझे यकीन है जॉर्डन ने एक नफ्सियाती मुआलिज से राब्ता कर लिया होगा। मेरे लिए नहीं, खुद अपने लिए। वैसे तुमने एक अच्छा हीरो होने का सबूत दिया। तुम पार्टी में जा रही हो? नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जाने में। मैं पहले से ही जानती थी। अच्छी बात है, जाना भी नहीं चाहिए। वैसे अमरा और वीरा मेरे साथ जा रही हैं, और एन भी, और इत्तेफाक से साधना भी। शार्लेट ने आंखें पटपटाई। आलियान चौंका। अच्छा, क्या फिल्म स्टार भी आ रहे हैं? आए या ना आए, तुम्हें तो इस सब से दिलचस्पी ही नहीं। नहीं, मुझे फिल्म स्टार से मिलना है। किस फिल्मी सितारे से? पैरामाउंट पिक्चर्स की हीरोइन अमरा से। वैसे अमरा और वीरा खास तैयारी कर रही हैं जाने के लिए। अच्छा, वो सोचने लगा कि उसे क्यों नहीं बताया गया। उसे इसलिए नहीं बताया कि वो सब आपस में ही एंजॉय करना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि कॉल जा रहा है, लेकिन उसे लिफ्ट किसने करवानी थी। हॉल वापस आकर वो भी जाने के लिए तैयार होने लगा तो उन सबको उस पर हंसने का मौका मिल गया। वो चुपचाप उनकी हंसी सुनता रहा और तैयार होता रहा, और फिर वो सब पार्टी में आ गए। काल तो पार्टी में ऐसे शामिल हुआ जैसे मेहमान खुसूसी वही था। आलियान अलबत्ता इधर उधर देखता और घूमता रहा। एक दूसरे के साथ मुंसलिक 3 बड़े बड़े हॉल थे। शार्लेट फोन उठा रही थी। ना अमरा और वीरा, एन और ना ही शरीफ से साधना। हद है, कितनी तेज हो जाती हैं ये लड़कियां जब एक साथ होती हैं तो। हॉल्स और उन हॉल से निकलती सीढ़ियां चढ़ चढ़ कर उतर उतर कर वह थक चुका था, और हर तरफ चमकते दमकते लोग फैले हुए थे, और उन लोगों में एक अमरा ही दिखाई नहीं दे रही थी। उसे साधना और एन एक जगह नजर आ गई। अमरा कहाँ है? उसने साधना से पूछा, और उसने कंधे उचका दिए। उफ, ये खवातीन। उससे वीरा भी नजर आ गई, चंद लोगों से बात करते हुए। करीब ही शार्लेट खड़ी थी, लेकिन अमरा नहीं थी। उसने उनके करीब जाकर उनसे पूछा, और जवाब में उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे जानती ही नहीं कि वो है कौन और पूछ क्या रहा है। वो खुद ही सर उठा उठा कर देखने लगा। फिर उससे दूर अमरा की झलक नजर आई, जो मुस्कुराकर किसी की आड़ में छुप रही थी। वो उसकी तरफ लपका, लेकिन वो वहां नहीं थी। कितनी ही बार वो उसे ऐसे ही नजर आती रही, किसी की आड़ में छुपती हुई और गायब हो जाती हुई। आलियान को बहुत शौक था ना उसे ढूंढ निकालने का, तो वो उसका ये शौक पूरा कर रही थी। कई सौ लोगों की आड़ में छुप छुप जाने का खेल अच्छा है। अपने रेशमी आसमानी रंग के फ्रॉक के दामन को लहराते खूबसूरत लोगों के हजूम के पीछे छुप छुप जाते उसके लिए अपनी हंसी पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। चंद एक ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, और जैसे कुछ जानकर और सब समझकर वो मुस्कुरा दिए। हॉल की वसत में और लोग दाखिल होने जा रहे थे। रश पड़ रहा था। आलियान का काम और मुश्किल हो रहा था। वो उसे पूरी शिद्दत से ढूंढ रहा था। वो पूरी शिद्दत से छुप रही थी, और फिर अफरा तफरी में सीढ़ियां चढ़ते आलियान का पैर फिसला, और वो 2 स्टेप लड़क कर गिर गया, और यूं 10 सेकंड के अंदर अंदर अमरा उसके सामने थी। जाओ, फिर छुप जाओ, मैं फिर ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। मैं 100 बार गिरूंगा, तुम 100 बार आओगी। अगर ये झूठ होगा तो तुम हर बार इस झूठ में आओगी। आलिया ने एक आंख दबाकर कहा, और उठकर खड़ा हो गया, और उसका हाथ पकड़ लिया कि वो फिर से छुप न जाए। आज वो उसे उस ख्वाब के बारे में बताने वाला था, जिसमें उसके बालों में लहरें थीं और उसकी पोशाक सुर्ख थी। अब उसे अमरा से वादा लेना था। क्या वो उस ख्वाब को हकीकत में बदल देगी? यकीनन वो इनकार नहीं कर सकेगी। मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं एक दोस्त रखता हूँ, और मेरी खुशियों के सारे रास्ते मेरे दोस्त के दिल से होकर आते हैं, क्योंकि मेरी दुआओं पर आमीन मेरा प्यारा दोस्त है। तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करने का इरादा मैंने बदल दिया है। वो किस लिए? मैं बिजनेस करूँगा, लेकिन अभी नहीं। मेरा ख्याल है पहले मुझे ज़िंदगी को थोड़ा एंजॉय कर लेना चाहिए, और मेरा ख्याल है
अब तक तुम जिंदगी ही इंजॉय करते रहे हो। एक बिजनेस स्टडीज का स्टूडेंट क्या जिंदगी इंजॉय करता रहा होगा फ्रेंड? हर वक्त पढ़ना, लाइब्रेरी, किताबें, असाइनमेंट्स, लेक्चर्स, ये वो सब। मुझे तो ये तक मालूम नहीं कि यूनी में कोई कैंटीन भी है। कैंटीन का तुम्हें मालूम भी कैसे होगा? तुम्हें कुछ खरीद कर थोड़ी खाना होता है। मुझे तो प्रोफेसर के ऑफिस का मालूम है या बिजनेस डिपार्टमेंट का। यूनी आना, जॉब पर जाना, हॉल जाकर रात गए तक पढ़ते रहना और पढ़कर शराफत से सो जाना। जिंदगी ऐसी होती है क्या? कितने मासूम लग रहे हो तुम ये सब कहते कार्ल। पता नहीं आलियान, कौन बद्दुआ दे गया मुझे ऐसी मासूमियत की। मेरा भी दिल चाहता है शरारतें करूं, उछलूं, मस्ती करूं, तुम्हारे साथ इधर उधर की सरगर्मियों में हिस्सा लूं, और नहीं तो एक आधी बार किसी को छोटी सी चुटकी ही भर लूं, देखूं कि वो कैसे उछलता है। आलियान सर हिलाने लगा। सिर्फ एक चुटकी भरने का ख्वाब ही अधूरा रह गया होगा ना तुम्हारा? अभी तो मैंने कोई ख्वाब देखा ही नहीं। चंद दिन पहले गूगल करते मेरी नजरों से एक रॉयल प्रिंसेस गुजरी। खुदा के लिए आगे कुछ न कहना। मैं शाही खानदान की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मैं एक सच्चा इंग्लिश शहरी हूँ और मेरी सब हमदर्दियाँ शाही खानदान के साथ हैं। कार्ल ने मुंह बना लिया। तुम अपनी वफादारी कायम रखो। वैसे वो बरतानवी शहजादी नहीं है। ओह अच्छा, फिर भी कार्ल, वैसे एमा एक अच्छी लड़की है। उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है। मैं जब जब उसे अकेला देखता हूँ मुस्कुरा देता हूँ कि कैसी खुशकिस्मत लड़की है एमा। तुम्हारे बगैर कैसी खुश और प्यारी प्यारी सी लगती है। वो कितनी प्यारी है ये अमहा तुम्हें बताएगी, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट पर तुम्हारे ख्यालात मैं अमहा को तफसील से बताऊंगा। फिर खिड़की बंद मिलेगी और ज्वेलर की फटकार खुली जैसे सुनते तुम बड़े खुश और प्यारे प्यारे से लगोगे। फिर तुम एमा को मना लो। मैं आलियान नहीं जो उसके पीछे पागल हो जाऊं, और वो अमरा नहीं कि मुझे पागल कर भी दे। दुनिया में एक मखलूक लड़की की कभी कमी नहीं रहती। हर तरफ से हशरात की तरह निकलती आती हैं। कितने भी स्प्रे कर लो, कैसी भी जहरीली दवा फैला दो, ये तबाही दुनिया में फैलती ही जाती है। जब तक तुम लड़कियों को हशरात समझते रहोगे, वो तुम्हारे साथ इंसान बनकर संजीदा कैसे होंगी? मैं खुद को इंसान समझता हूँ काफी है, जबकि दूसरों को इससे इख्तिलाफ है। आलियान ने कहका लगाया। क्लास लेने के बाद वो दोनों यूनी में टहल रहे थे और फिर करीब से गुजरती एक फ्रेशर लड़की जरा सी उछली और हल्की सी चीख मार दी। कुछ ज्यादा नहीं, कार्ल ने तो बस चुटकी भरने का अपना नन्हा मुन्ना सा ख्वाब पूरा कर लिया था। आखिर हर इंसान का हक है कि वो अपने ख्वाब पूरे करे और उनकी ताबीर पर खुश हो। आखिर कोई कब तक अपनी ख्वाहिशें दिल में दबाए रखे, ये उसका काम है। कार्ल ने गुस्से में बस लाल ही हो जाती लड़की से आलियान की तरफ इशारा करके कहा और भाग गया। आलियान को भी जाहिर है भागना पड़ा, क्योंकि लड़की अपने दाएं हाथ को थप्पड़ के लिए जहमत देती नजर आ रही थी। उसी दिन शाम को अमरा वीरा की साइकिल के पीछे बैठी आइसक्रीम खा रही थी। अमरा ने तो वैसे भी जॉब छोड़ दी थी और वीरा के पास भी कुछ वक्त निकल आया, तो वो दोनों साथ निकल पड़ी और इधर उधर खाते पीते वो मैनचेस्टर में आवारागर्दी करती रही। मैं अब भी रात को अक्सर डर कर उठ जाती हूँ। मुझे लगता है मैं ख्वाब में वही सब देखती रही थी जो तुम्हारे साथ ब्राजीला में हुआ था। वो जिंदगी का बदतरीन एहसास था अमरा। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म बेजान हो रहा है और मुझे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा। वीरा पहली बार इस वाक़ये के बारे में बात कर रही थी। साइकिल पर बैठे बैठे अमरा की आंखें नम हो गईं और उसने वीरा की कमर में मोहब्बत के गहरे और शदीद एहसास के तहत बाजू हमारे किया। मैंने उसी वक्त महसूस किया अमरा कि वो जिंदगी क्या होगी जो तुम्हारे बगैर होगी। बगैर आवाज़ के मैंने खुद को रोते पाया और उस वक्त मुझे लगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी। मैं अब तक नहीं समझ सकी अमरा के आखिर वो क्या है जो मेरा तुमसे जुड़ गया है और जो जुदा होने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे तुमसे ऐसा जानलेवा लगाव क्यों है? आखिर इतनी दूर
रूस में रहने वाली लड़की वीरा और इतनी ही दूर पाकिस्तान में पैदा होने वाली अमरा के अंदर ऐसा क्या बीज दिया गया है जो तनावुर होता जा रहा है और जिसने हमें अपनी छाँव में ले लिया है। ऐसे फासलों पर पैदा होने वाले लोगों में इतनी गुर्बत कहाँ से आ गई। अब अमरा साइकिल चलाने लगी थी और वीरा उसके पीछे बैठ गई थी। इसे खुदा की रहमत कहते हैं जो अच्छे इंसानों की सूरत में कहीं भी आ लेती है। फिर फासलों की अहमियत रहती है ना रंगो नस्ल की। अमरा ने कहा, उस अमरा ने जिसने खुदा से हजारों लाखों बार शिकवे किए थे कि उसने उसे अच्छे लोगों के हजूम में पैदा नहीं किया। शायद वीरा ने सर हिलाया और वो रूसी गाना गाने लगी जिसे अमरा भी साथ साथ गाने की कोशिश करने लगी और मैनचेस्टर की सड़कों पर सुरमई और सफ़ेद फ्रॉकों में मलबूस दो लड़कियां गुनगुनाती हुई उस रास्ते की तरफ बढ़ने लगी जिन पर दो सच्चे दोस्त ही गामजन हो सकते हैं और जिन्हें जिंदगी सुबह के सभी उजाले लिए खुशामदीद कहती है और खुशकिस्मत भी। मैं तुम्हें इसलिए खुशकिस्मत नहीं कहूँगी कि तुम्हें आलियान मिला, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए खुशकिस्मत कहूँगी कि तुम दीदी की बेटी बन गई हो। वो दोनों नशिस्तगाह में बैठी हैं। अभी अभी अमरा मामा महर को उनके कमरे में सुला कर आई थी। इससे पहले वो सब साधना की कहानी सुनते रहे थे। एन भी सो चुकी थी। जब मैं यहाँ आ रही थी तो मेरा दिल चाहता था मैं मर जाऊं, लेकिन किसी दूसरी जगह अनजाने लोगों अनजाने माहौल में न जाऊं। मुझे ये अजाब लग रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो मुझे लगा मैं जिस घर से रमेश के लिए निकल गई थी मैं उसी घर में वापस आ गई हूँ। आर्यन बहुत बीमार था और मुझे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी और इस घर के सारे पैसे मेरे हवाले थे। आज तक मुझसे एक पैसे का हिसाब नहीं लिया गया। रोज़ सुबह आर्यन को एक फ़ोन कॉल जाती है यहाँ से और दीदी उसे रोज़ एक नज़म सुनाती हैं। यूँ आर्यन बुलंद हौसला और बाहिम्मत होता जा रहा है। आर्यन ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके लिए दीदी ने दुआ की। आर्यन की माँ की दुआएं रद्द की जा सकती हैं, दीदी जैसे इंसान की नहीं। आर्यन की बीमारी की सूरत में जो मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे सजा दी, वो दीदी के मिलने से वहम हो गई। मुझे पहली बार लगा कि हाँ, मैं भी भगवान को प्यारी हूँ। उसने मुझे प्यारे लोगों में भेजा। अमरा, अगर हमें दर्द मिलता है तो दवा उससे बढ़कर मिलती है। अमरा ने साधना की गीली आंखें साफ की। आजकल साधना बहुत खुश थी और खुशी से बार बार रो पड़ती थी। लेडी महर ने आर्यन और आर्यन के पापा को मैनचेस्टर बुलवाया था आलियान की शादी के लिए और साधना से गुजारे भी वक्त नहीं गुजर रहा था। तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो अमरा, मजीद आंखें गीली करते हुए साधना ने कहा। हाँ, बहुत ज़्यादा। अब दुनिया में कौन है जो मुझे सियाबख कह सके। मैं मामा महर के ज़ेरे साया रहने वाली हूँ जो अजमत की बुलंदियों पर हैं, जो फर्श पर अर्श वाले की रहमत है। और रहमत जैसे ही दादा भी रोज़ फ़ोन करते और रो पड़ते। पहले ये एहसास था कि वो पढ़ने गई है, वापस आ जाएगी। अब ये यकीन कि बस अब वो पराई हो गई, रुखसत हो गई। वो रोज़ पापा को भी फ़ोन करती, सलाम करती, हाल चाल पूछती, फिर खामोशी छा जाती और फ़ोन बंद हो जाता। दादा कह चुके थे कि अपने बाप की खामोशी का एहतराम करो, तो वो यही कर रही थी। मोहब्बत उधर भी कायम थी और इधर भी। और फिर रात कितनी ही छोटी क्यों ना हो, सूरज तुलू होने में वक्त लेता है और उस मतलूबा वक्त का एहतराम करना चाहिए। मौसम बदल रहा है, वक्त गुजर रहा है और इस बार दोनों के पराहन दिलकश हैं। सुबह का इंतजार रहता है, शामों में ठहरा जाता है और रातों की नींद में दिलपसंद ख्वाब देखे जा रहे हैं। मैनचेस्टर निखर निखर कर सामने आ जाता है। यूनिवर्सिटी में घड़ियां बंद कर देने को जी चाहता है और कभी कभी ये दिल भी चाहता है कि यूनी के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, किसी को कहीं जाने न दिया जाए और सब दायरे बनाकर बैठ जाएं और अपने अपने देश की कहानियां सुनाएं और सब सुनते जाएं, सुनते ही जाएं। वक्त कभी ना गुजरने के लिए ठहर जाए या पूरी यूनी को रेशमी लिहाफ में लपेट दिया जाए और उसके सराहने बैठकर उसे मोहब्बत से घंटों देखा जाए, फिर उसी के सराहने
खुद भी मीठी नींद सो लिया जाए। सेमेस्टर खत्म हो जाने को था। बस उनकी प्यारी दुलारी यूनिवर्सिटी में गुजारे दिन अब डायरियों और एल्बम्स में ही मुकीद हुए रह जाने वाले थे। वो सब स्टूडेंट्स जिन्हें वो नाम से और वो सब जिन्हें वो शक्लों से जानते थे, वो सब जिंदगी की राहों में बिखर जाने वाले थे। साई रूपा से इज़हार मोहब्बत नहीं कर सका क्योंकि उसे लगा कि ऐसे वो उसके लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा, लेकिन रूपा ने खुद ही उसे इंतजार करने के लिए कह दिया और साई के लिए यही बहुत था। वैसे भी वो पहले ही कह चुका था कि मैं उसके फराक में रोने के बजाय उसे खुशी से याद करना और दुआओं में उसका नाम लेना पसंद करूँगा। ये बात सिर्फ साई ही कह सकता था और वो कर भी सकता था। नवाल और दाइम की शादी हो गई। ये शादी उन्होंने खास सेमेस्टर ख़त्म होने से पहले की ताकि उनके सब दोस्त शिरकत कर लें। और वैसे भी इम्तिहानात के बाद आलियान अमरा की मुतवक्का शादी का ऐसा शोर था कि उन्होंने इम्तिहानात से पहले अपनी शादी को तरजीह दी। प्रैंक वीक आने से पहले ही कार्ल ने ऐलान कर दिया कि वो ये वीक 2 वीक पहले से ही मनाएगा और उसने ऐसा किया भी। पहले मरहले में वो जिम की कॉपी बन गया और बगैर पैसों के काम शुरू कर दिया। वो 1 घंटा या कुछ ज़्यादा वक्त एक को देता और इतने से वक्त में ही वो शिकार को आजिज कर देता। जिम तो फिर भी 1 हाथ का फासला रखता था, उसने ये फासला भी ख़त्म कर दिया। एन मुंह के पास अजीबोगरीब सिरप पीकर मुंह से गंदी से भी गंदी बू निकालते हुए के नाक पर हाथ रखने पर भी बू नाक में घुसी आए। एक ही हफ्ते में उसने कई शिकार निपटा लिए और इसी 1 हफ्ते में वो यूनी में खास जूते पहन कर आया जो खुदा जाने उसने किस साइंसदान से बनवाए थे कि खुद आइंस्टाइन बना था उनके लिए। उनके तलबे में वो रिकॉर्डिंग थी जो चलने पर चल पड़ती और खुदा माफ़ करे सुनसान तले में चमगादड़ों और बलाओं के चिल्लाने की खौफनाक आवाज़ें और दरमियान में जादूगरनी के बुलंद बांग शैतानी कहे जिन्हें सुनते ही माओं की गोदों में पनाह लेने को दिल चाहता गूंजने लगती। वो जहाँ जहाँ से गुजरता कानों में उंगलियां ठूंसने पर मजबूर कर देता और जाहिर है वो जिम बना जिस शिकार के पीछे होता वो उन जूतों की वजह से भी अपना सर पीट लेता। उसके ये जूते यूनी में कुछ ऐसे मशहूर हुए और मुंह से उड़ती बू ने फजा कुछ ऐसी महकाई कि उस वीक को उसके नाम से मंसूब कर दिया गया, यानी अजाब वीक। इस अजाब वीक से अगले वीक उसने एक मखसूस चिप का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ये चिप जिस जगह लगाते वही रंग और सूरत इख्तियार कर लेती। इंसानी खाल से ज़्यादा बेहतरीन जगह कौन सी होती उसे लगाने के लिए, तो उसे इंसानी खाल पर चिपका दिया जाता। इंसानी दर्जा हरारत पर 30 सेकंड के अंदर अंदर ये तेज़ आवाज़ से फट जाती और खाल पर खून नमा धब्बे और जली हुई खाल की तरह फैल जाती। जिसकी खाल पर यूं फटती वो ये समझता कि उसकी खाल फट गई। ये खाल गालों पर, कानों, गर्दन, हाथों, बाजू, उंगलियों पर बहुत फटी, खासकर लड़कियों की। और उससे इस किस्म की जिन्हें और शक्लें देखने को मिली कि ऐनी शाहिदीन ऐसे गजबनाक वाक़यात पहले कहाँ किसी को देखने नसीब हुए होंगे। इस प्रैंक पर कार्ल के काफ़ी पैसे लग गए थे, लेकिन खैर जब वह वज़ीर आज़म बन जाएगा तो टैक्स की सूरत में सब वसूल कर लेगा। कार्ल ने अपने कमरे में बाकायदा एक का नाम लिखकर फहरिस्त बनाकर लगा रखी थी जिसे वो शिकार कर लेता और उस पर टिक लगा लेता। वो नहीं चाहता था कि बाद में उसे पछताना पड़े, खासकर जब वो बुरा हो जाए तो ये सोच कर आहें भरे कि उसने इन चंद एक को भी क्यों छोड़ दिया जिन्हें वो ज़रा सी मेहनत से उल्लू बना सकता था। तो वो ये ज़रा सी मेहनत तब कर रहा था। उसने क्या कुछ नहीं किया, जो किया कम किया, हत्ता कि वो पिज़्ज़ा बॉय बनकर गर्ल्स हॉल्स में भी जाता रहा और उनके कमरों में मुख्तलिफ चीज़ें छोड़ कर आता रहा। एमा के घर के आगे उसने बोर्ड्स का ढेर लटका दिया और वो बोर्ड्स कुछ ऐसे थे कि एमा ने फौरन उन्हें आग लगा दी। बाद में वो अपनी दोस्त के आगे बैठकर रोती रही और पूछती रही, क्या मैं ऐसी हूँ, ऐसी? पता नहीं वो किस ऐसी बारे में पूछ रही थी। क्या हाथ से बनाई उस छपली के बारे में जिसके ब्राउन बाल थे और जिसने नीला गाउन पहन रखा था
اور جو مسکرا کر کیک کاٹتے دنیا سے خوبصورتی ہمیشہ کے لیے ناپید ہو چکی ہے کے واضح اعلان کر رکھی تھی، اور جس پر لکھا تھا ہارر ریلوڈیڈ، ایما از بیک۔ بہرحال باقاعدہ پرینک پی کا آغاز انہوں نے منہ پر ماسک پہنے، ہاتھوں میں ہتھیار پکڑے، رات گئے اکیلے دکیلے جونیئرز پر ہلہ بول کر، ان کے منہ پر ٹیپ چپکا کر، ان کے ہاتھ باندھ کر، تم اغوا کر لیے گئے ہو کا ثبوت دے کر کیا۔ سائی اور امرا کا کام ٹیپ چپکانے کا تھا، آلیان اور کال کے ہاتھ میں ہتھیار تھے، اور ویرا یونی کی سپر گرل میں تمہاری مدد کروں گی بنی وہاں سے گزرتی ہے اور اغوا کاروں کو للکارتی ہے کہ وہ پولیس کو بلا رہی ہے، اور فون نکال کر کان سے لگاتی ہے، اور اغوا کار ان بیچاروں کی کنپٹی پر گن رکھ دیتے ہیں کہ اگر فون کیا تو یہ گیا جو گیا۔ ہاتھ ہلا ہلا کر ویرا کو منع کرتا ہے کہ فون نہیں کرنا، جبکہ ویرا کو ہر حال میں فون کرنا ہے، 1 2 3، اور وہ بیچارہ گیا۔ یعنی یہی کام آلیان اور کارل نے دوسرے ہالز میں کیا۔ ان کا دوست مطلوبہ اسٹوڈنٹ کے کمرے میں دیر رات تک براجمان رہتا، دروازہ کھلا رہتا اور یہ کمرے پر دھاوا بول دیتے۔ یہ سب کرتے دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر ان کا بزنس نہ چلا یا انہیں کوئی جاب نہ ملی تو وہ کامیابی سے اغوائی برائے توان کا کام شروع کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ فائدہ نہ بھی ہوا تو پولیس بھی نہ ڈھونڈتی پھرے گی یا اخبارات بھی نہ کام آئے گا۔ ایک مشترکہ پرینک جو تقریباً سب ڈپارٹمنٹس نے مقررہ وقت کیا، وہ تیسرے لیکچر کے ختم ہونے کے بعد کلاسوں سے نکل کر کوریڈورز میں لیٹ جانے کا تھا۔ وہ سب چلنے پھرنے کی جگہوں پر بیچ گئے اور پوری یونی جام ہو گئی۔ پروفیسر جہاں تھے وہیں آدھے گھنٹے تک پھنسے رہے۔ اگلا پرینک انہوں نے لائبریری میں کیا۔ ان سب نے ایک ساتھ لائبریری پر دھاوا بول دیا اور وہ ہر طرف پھیل گئی۔ اس لائبریری نے ان کی کتنی نیندیں اڑا لی تھی، آج وہ اس کا سکون اڑانے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے آئی فونز نکالے اور تیز میوزک چلا دیا اور کتنے ہی کلا بازیاں لگانے لگے اور سر کے بل پنکھے بنے فرش پر گھومنے لگے۔ انہوں نے پورے 30 منٹ تک لائبریری بلاک رکھی۔ دیکھا کوئی فرق نہیں پڑا، ایسا کوئی قہر نہیں ٹوٹ پڑا علم کے سمندر پر۔ دنیا چند سو سال ترقی میں پیچھے نہیں چلی گئی اور کتابوں کے سینے دکھ سے پھٹ نہیں گئے۔ امرا نے اپنے پروفیسر کی کاروں کو نوٹ سے بھر دیا تھا اور کارل آلیان نے کاروں کو کفن زدہ کر دیا تھا، انہیں سفید کپڑوں سے لپیٹ دیا تھا اور اس پر پروفیسر کی خاص عادات اور خاص باتوں کو لکھ دیا تھا۔ چند ڈپارٹمنٹس نے مارچ کی صورت ٹریبیوٹ دیا۔ وہ فوجی انداز سے پریڈ کرتے رہے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک لمبی سلامی زمین پر پیر مار مار کر اور اونچی آوازیں نکال نکال کر، اور دوسرا ٹریبیوٹ کچھ یوں تھا کہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل ہی سائیکل ہو گئی۔ اتنی سائیکل کے لگنے لگا کہ دنیا میں 4 پہیوں والی موٹر ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے منہ UOM کے لوگوں سے پینٹ کر رکھے تھے۔ چند اخبارات اور مقامی ٹی وی چینلز اس کی کوریج کے لیے وہاں موجود تھے، کیونکہ کارل چاہتا تھا اسے گلوبل فیم ملے۔ گلوبل نہ صحیح، مقامی فیم ضرور اسے ملنے والی تھی۔ پہلے وہ آکسفورڈ روڈ اور ملحقہ سڑکوں پر سائیکلوں سے مارچ کرتے رہے، پھر وہ یونی کے اندر آ گئے اور پوری یونی کا ایک چکر لگایا۔ پھر وہ سب ایک مخصوص راستے سے گزرے جہاں رنگوں سے بھرے تالاب نما ڈسپوزیبل کتے رکھے تھے۔ ان کی سائیکلیں مختلف رنگوں سے گزرنے لگیں اور پھر وہ یونی میں پھیل گئے اور یونی کی سڑکوں کو دھنک رنگوں میں بدلتے چلے گئے۔ پروفیسر اور اسٹوڈنٹس کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یونی کا ایریل ویو مبہوت کر دینے والا تھا جسے ٹی وی پر دکھایا جا رہا تھا۔ تو یہ سب جا رہے ہیں۔ زندگی میں کسی تعلیمی ادارے میں جانے سے زیادہ خوشگوار لمحہ کوئی نہیں ہوتا، اور اسی تعلیمی ادارے کو خیر بات کہہ دینے سے بڑھ کر کوئی جذبہ اداس کر دینے والا نہیں ہوتا۔ کاش انسان کے ہاتھ میں یہ اختیار ہوا کرے، اپنی محبوب چیزوں کو وہ مٹھی میں دبا کر دل کے قریب کر لیا کرے، اور یادیں کتنی بھی تازہ کیوں نہ ہوں، وہ ہوتی تو یادیں ہی ہیں نا۔ انہیں کیسے بھی تصویروں اور یا ڈائریوں میں مقید کر لیا جائے، یہ ماضی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں اور ہاتھ ہلاتی دور سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔
جو درس کا بانہی واقعے خوش آمدید کہہ رہی تھی، اب وہ ہاتھ ہلاتے الوداع کہنے والی تھی۔ امرا نے انہیں ساتھ کو لے کر خود کو دل گرفتہ ہوتے دیکھا۔ وہ کار کے سر پر کتابیں مار رہی ہے، وہ چائے کے پاس بیٹھی رو رہی ہے، وہ ویرا کی رولر کوسٹر کے پیچھے بیٹھی خوف سے چلا رہی ہے، وہ آکسفورڈ روڈ پر سائیکل چلا رہی ہے، اس نے آلیان کو گرا دیا ہے، وہ ٹویٹ پر ٹویٹ لے کر کھا رہی ہے اور وہ انہیں واپس کرنا خود کو بھلاتی جا رہی ہے۔ اس کے دوپٹے کو اسٹوڈنٹس ایشین فلیگ کہنے لگے ہیں، اس کے رونے پر مانچسٹر کے ڈوب جانے کا ڈر ہے۔ یونیورسٹی کے اس سفر نے اسے کتنا بدل دیا ہے۔ وہ سب انہیں سائیکلوں پر بیٹھے مانچسٹر کی سڑکوں کو رنگین کرتے مانچسٹر شہر سے دور جا رہے تھے۔ پہلے کارل، سائی اور آلیان نے ریس لگائی، پھر کارل اور ویرا نے، اور وہ انہیں آلیان کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھتی رہی۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔